दोस्तों नमस्कार। मैं समरेश कुमार आपका वेलकम है डॉट लाइव प्लस एजुकेशन चैनल पर। और आप भी कर रहे हैं संगीत शिक्षक बनने की तैयारी, तो डॉट लाइव प्लस पर बीपीएससी, एसटीटी, डीएसएसबी, ईएमआरएस और एनबीएस म्यूजिक की एमसीक्यूज के माध्यम से वीडियो मिलेगी। और इस वीडियो में हम बीपीएससी म्यूजिक टीचर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और डीएसएसबी, एसटीटी, ईएमआरएस, एनबीएस के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो कंप्लीट तैयारी और टिप्स के लिए वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली के तबला घराने का संस्थापक कौन है? दिल्ली घराने के तबला वादक या तबला घराने के संस्थापक कौन है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राम सहाय, सिद्धार्थ खां, कल्लू खां, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, दिल्ली घराने की स्थापना 18वीं सदी में हुआ था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में सिद्धार्थ खां ने किया था। तो उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ खां दिल्ली के तबला घराने के संस्थापक है। और कभी कभी तबले के आविष्कार के रूप में सिद्धार्थ खां भारी ऐतिहासिक अभिलेखों में तबले से जुड़े हुए थे। वे शुरू में लाला भवानी दास की परंपरा से एक पखावाज वादक थे। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा उत्तर है सिद्धार्थ खां दिल्ली के तबला घराने के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बनारस घराने के तबला वादक कौन है? बनारस घराने के तबला वादक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा पंडित किशन महाराज, कंठे महाराज या अनोखे लाल, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं। पंडित किशन महाराज क्रॉस रिदम बजाने की क्षमता रखते थे। क्रॉस रिदम खास तौर पर तिहाई पैटर्न में। और पंडित किशन महाराज पुरस्कार और सम्मान मिला था उनको, पद्म श्री पुरस्कार भी मिला था 1973 में। तो इसे आप याद रखेंगे। 1973 में पद्म श्री से नवाजा गया था इनको। और पद्म विभूषण पुरस्कार 2002 में मिला था। तो हमारा उत्तर है बनारस घराने के तबला वादक हैं पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज बनारस घराने के तबला वादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, समूह गान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समूह गान में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लयकारी, तादाम्य या राग, या उपयोग में से एक या उपयोग में से कोई नहीं। देख लीजिए, समूह या समूह के गायन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको न केवल अपनी परफॉर्मेंस बल्कि अपने साथी गायकों को संगतकार और लीडर की परफॉर्मेंस के साथ संगत करना। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा तादाम में उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाद्य को घन वाद्य माना जाता है? किस वाद्य को घन वाद्य माना जाता है?
क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बात को घन बात माना जाता है? देखिए, घंटा, शहनाई या सारंगी। तो देखेंगे घंटा को घंटा, शहनाई या सारंगी। तो देखिए घंटा, हमारा उत्तर हो जाएगा घंटा, क्योंकि घंटा घन बाद है जिसे आघात करके बजाया जाता है। जैसे घंटा, जल तरंग, खड़ताल इत्यादि, ये सब घन बाद की श्रेणी में आएगा। और शहनाई सुशीर बाद हो गया, जो फूंक मारकर बजाया जाता हो, जैसे शहनाई, बांसुरी, हारमोनियम, ये भी आएगा सुशीर बाद की श्रेणी में। और सारंगी आ जाएगा तत्व बाद की श्रेणी में, जो तार से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है वो तत्ववाद है। और फूंक मारकर जो बजता है, हवा से बजता है और भांति चलाकर बजाया जाता है, वो शहनाई है। जैसे शहनाई को मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। बांसुरी हो गई और हारमोनियम हो गया, ये भांति चलाकर बजाया जाता है, यानी हवा भरकर, तो सुशीर बात की श्रेणी में है। और घंटा घन बात की श्रेणी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वाद्य यंत्र में तारों की संख्या सबसे अधिक है? किस वाद्य यंत्र में तारों की संख्या सबसे अधिक है? तो देख लीजिए, गिटार, सितार या वायलिन। तो गिटार में 12 तार होते हैं, वायलिन में 4 तार होते हैं, और सितार में सबसे अधिक होता है, 18 से 21 तार होता है सितार में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, किस वाद्य यंत्र में तारों की संख्या सबसे अधिक है? तो सितार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय फिल्मी गीत बहारो फूल बरसाओ किस राग पर आधारित है? लोकप्रिय फिल्मी गीत बहारो फूल बरसाओ किस राग पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा शिवरंजनी, दरबारी, बिलावल या उपयुक्त में से एक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बहारो फूल बरसाओ शिवरंजनी राग पर आधारित है। तो इसे आप याद रखेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आया था, जिसमें बहुत से म्यूजिक स्टूडेंट को सिलेक्शन हुआ है। तो टीआरई 4 के लिए आप लोग तैयार करें। और टीआरई 4 से पहले एसटीईटी का भी नोटिफिकेशन आया है, तो टीआरई 4 से पहले एसटीईटी भी हो सकता है। तो लोकप्रिय फिल्मी गीत बहारो फूल बरसाओ राग शिवरंजनी पर आधारित है, और इस गीत के लेखक हैं हसरत जयपुरी। संगीतकार शंकर जयकिशन द्वारा रचित था और गीत मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया था। और इसमें ताल बजता है दादरा, जिसमें 6 बीट्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलाकार और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? प्रसिद्ध कलाकार और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर,
विलायत खां या बिस्मिल्लाह खां? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर एक महान कलाकार थे। 1968 में अपने एल्बम बेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में पहला ग्रैमी पुरस्कार मिला था इनको, और पहला भारतीय संगीतकार है। 1968 में बेस्ट मीट्स ईस्ट कार्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत में प्रदर्शन के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार इन्हें मिला था। ये पहले भारतीय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के लोक नृत्य कौन है? बिहार के लोक नृत्य कौन है इनमें से? तो उत्तर हो जाएगा झिझिया, नौटंकी या विदेशिया। यह उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विदेशिया नृत्य है जो बिहार के लोक नृत्य है। एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो ग्रामीण पुरुष महिलाओं द्वारा किया जाता है, विदेशिया। और भिखारी ठाकुर इस शैली के महान कलाकार थे। इस खूबसूरत शैली नृत्य को निश्चित मौसम में नहीं, इसका कोई मौसम नहीं है, यह किसी वक्त किया जा सकता है। नृत्य विदेशिया नृत्य जो हर समय किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मैथिली लोक संगीत में जड़ें रखने वाले बिहार के प्रमुख लोक गायकों को पहचाने, इनमें से कौन है? तो उत्तर हो जाएगा कृष्ण राव सेवल, उदित नारायण या मैथिली ठाकुर। तो देखिए, लोक संगीत की दुनिया में उभरती प्रतिभा मैथिली ठाकुर है। मैथिली ठाकुर भोजपुरी और मैथिली गीतों में अपने गायन के लिए प्रसिद्ध यानी विख्यात हुए हैं। भोजपुरी गीतों के अपने गायन के लिए प्रसिद्ध प्राप्त की है मैथिली ठाकुर, और कई भाषाओं में गाने की उनकी क्षमता को शास्त्रीय और लोक संगीत में इनकी पकड़ ने उन्हें आगे बढ़ा दिया है। तो मैथिली ठाकुर मैथिली लोक संगीत में जड़ें रखने वाले बिहार के प्रमुख लोक गायक हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप डायरी में जरूर नोट करेंगे। और बीपीएससी, एसटीटी, डीएसएसबी, ईएमआरएस के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का लोकगीत कौन सा है? बिहार का लोकगीत कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बिरहा गीत, लवानी गीत या हीर। देखिए, बिहार में लोक संगीत की संस्कृति अत्यंत विविधतापूर्ण और स्वदेशी है। क्षेत्रीय बोलियों के एक विशाल विविधता के साथ ही 3 प्राथमिक भाषाएं समूह मैथिली, मगही और भोजपुरी है। अधिकांश संगीत शैलियाँ या तो किसी सामाजिक घटना से जुड़ी होती है बिहार की, जैसे कि जन्म या शादी विवाह, या किसी पेशेवर घटना से। तो बिहार का लोकगीत कौन सा हुआ? और आप अपना उत्तर
कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बिहार का लोकगीत है बिरहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लग्गी लड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लग्गी लड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर ध्रुपद में, ख्याल गायकी के साथ या ठुमरी गायकी के साथ। तो देखिए, लग्गी लड़ी का प्रयोग अक्सर ठुमरी, भजन और गजल जैसी शास्त्रीय शैलियों में सुनी जाती है। ये शैली आमतौर पर कहरबा 8 मात्रा और दादरा 6 मात्रा की ताल में प्रमुखता से बजाई जाती है, लेकिन रूपक ताल 7 मात्रा या दीपचंदी ताल 14 मात्रा जैसी अन्य श्रेणी वाले तालों में भी बजाई जाती है। तो इसका लग्गी लड़ी का प्रयोग ठुमरी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। पंचम सवारी ताल में मात्राएं कितनी होती है? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? 14 मात्राएं, 15 मात्राएं या 16 मात्राएं, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए, पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती है। 15 बीट्स या मात्राएं होती है। अधिकांश सामान्यतः इस्तेमाल की जाने वाली संरचना इसका हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, और अनुसरण इसका, जबकि दूसरी में इसका होगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस प्लस 3 पैटर्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विलंबित ख्याल के लिए कौन सा ताल उपयुक्त है? एक ताल, झुमरा ताल, तिलवारा ताल, उपयुक्त में से एक या उपयुक्त में से कोई नहीं? विलंबित ख्याल के लिए कौन सा ताल उपयुक्त है? तो देखिए, विलंबित ख्याल गायन के लिए एक ताल उपयुक्त है। एक ताल का प्रयोग प्रारंभिक रूप से विलंबित और मध्य प्रदर्शनों के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल द्रुत प्रदर्शनों के लिए भी किया जाता है। द्रुत लय में भी इसे बजाया जाता है। झप ताल का इस्तेमाल मध्य प्रदर्शन के लिए किया जाता है और एक ताल का इस्तेमाल विलंबित ख्याल गाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कथक नृत्य की ठुमरी शैली किससे संबंधित है? कथक नृत्य की ठुमरी शैली किससे संबंधित है? कथक नृत्य की ठुमरी शैली तेजी से पैरों से काम करना है, इसमें यह हाथ की हरकतें करना है या भावनात्मक गीतों के साथ नृत्य करना है। तो देखिए, कथक नृत्य की ठुमरी की शैली तेजी से पैरों से काम करना है, तेजी से पैरों से होता है नृत्य। तो हमारा उत्तर हो जाएगा तेजी से पैरों से काम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा राग सक्रीन राग के नाम से जाना जाता है? कौन सा राग सक्रीन राग के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा यूरिया
सॉरी यमन, पुरिया या तोरी। तो पुरिया सक्रीन राग हो गया। देखिए, दो या दो से अधिक रागों के मेल से बनने वाले राग को सक्रीन राग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मिस्र, खमाज और भैरव बहार आदि। बिलावल, यमन, तोरी आदि शुद्ध राग हैं। यमन, तोरी ये शुद्ध राग हैं, शुद्ध राग। पुरिया, घानासिरी अथवा भैरव बहार, छाया लंग और भैरवी पीलू आदि को सक्रीन राग कहते हैं। तो पुरिया हो गया सक्रीन राग। एक, दो या दो से अधिक रागों के मेल से बनने वाले राग को सक्रीन राग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। कौन राग काफी थाट का है? कौन राग काफी थाट से उत्पन्न है? कौन राग काफी थाट का है? तो देखिए, भीम पलासी राग काफी थाट से उत्पन्न है। राग भीम पलासी काफी थाट से उत्पन्न राग है और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है और इसे दोपहर में गाया जाता है। यह राग श्रृंगार रोमांटिक रस को दर्शाता है। रोमांटिक रस को दर्शाता है भीम पलासी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भीम पलासी काफी थाट का राग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किस राग में शुद्ध म और तीव्र दोनों का प्रयोग होता है? किस राग में शुद्ध म और तीव्र का प्रयोग होता है? तीव्र का, शुद्ध म और तीव्र म। तो देखिए, उत्तर जौनपुरी, पुरिया, बिलावल या बिहाग। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बिहाग में शुद्ध व तीव्र में प्रयोग किया जाता है और ये बिलावल थाट का राग है। बिलावल थाट का राग है बिहाग। बिहाग में सभी 7 शुद्ध स्वर यानी 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और दोनों मध्यम शुद्ध और तीव्र का उपयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा राग बिहाग में शुद्ध और तीव्र म का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कथक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कथक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कथक। तो उत्तर हो जाएगा मुद्रा नृत्य से, भावनात्मक नृत्य से या कहानीकार नृत्य से या संगीत से। तो देखिए, कथक शब्द की उत्पत्ति कहानीकार नृत्य से हुआ है यानी कहानी से हुआ है। कथक की उत्पत्ति प्रारंभिक रूप से उत्तर भारत के प्राचीन घुमक्कड़ कवियों से मानी जाती है, जिन्हें कथाकार या कहानीकार जो घुमक्कड़ कवि हैं, उत्तर प्राचीन भारत के घुमक्कड़ कवियों से मानी जाती है, जिन्हें कथाकार या कहानीकार के रूप में जाना जाता है। कथक शब्द है जो वैदिक संस्कृत
शब्द कथा से लिया गया है। कथक संस्कृत शब्द कथा से लिया गया है, कथा से, जिसका अर्थ है कहानी, जिसका अर्थ है कहानी। और संस्कृत में कथा का अर्थ है वह जो कहानी कहता है या कहानियों से संबंधित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कहानीकार नृत्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कौन है? बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन है? बिहार का प्रमुख लोकगीत, लोक नृत्य, गिद्दा नृत्य, जट जटिन नृत्य, मुद्रा नृत्य या नौटंकी। तो देखिए, बिहार का प्रमुख लोक नृत्य जट जटिन है। जट जटिन उत्तर बिहार में विशेष रूप से मिथिला और कोसी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। और नौटंकी तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। बिहार का जट जटिन लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक काल में किस प्रकार की वीणा का प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में किस प्रकार के वीणा का प्रयोग किया जाता था? भामरी का, बल्लकी का, या कच्छपी वीणा का, या रुद्र वीणा का? तो देखिए, रुद्र वीणा या बीन सभी तार वाले वाद्यों की जननी है। बीन, रुद्र वीणा या बीन सभी तार वाले वाद्यों की जननी है, रुद्र वीणा। रुद्र वीणा वैदिक काल से ही अस्तित्व में है और इसका पता 6ठी शताब्दी के गुफा चित्रों से लगाया जा सकता है। इस विशेष वीणा का इतिहास बहुत समृद्ध है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व तक जाता है। और वैदिक काल में इसका उपयोग किया जाता था रुद्र वीणा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूल ताल और झप ताल में क्या समानता है? सूल ताल और झप ताल में क्या समानता है? तो उत्तर हो जाएगा दोनों के बोल एक जैसे हैं, दोनों का प्रयोग ख्याल गायन के लिए किया जाता है, या दोनों में 10 मात्राएं हैं। तो देखिए, सूल ताल और झप ताल में क्या समानता है? तो दोनों ताल में 10 मात्राएं होते हैं। दोनों ताल में 10 मात्राएं होती है। झप ताल 10 मात्रा की ताल है, इसमें 10 मात्रा के बोल हैं। लेकिन सूल ताल में 5 विभाग होते हैं और सूल ताल में 5 विभाग होते हैं। सूल ताल में 5 विभाग, प्रत्येक विभाग 2-2 मात्राओं का होता है और ताली इसमें 1, 5 और 7वीं मात्रा पर लगती है। सूल ताल में ताली 1, 5 और 7वीं मात्रा पर इसकी ताली लगती है और दोनों में समानताएं हैं, 10 मात्रा की ताल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सितार वादक है? इनमें से कौन सितार वादक हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा हलीम जफर खां, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, या उपयोग में से कोई एक, या उपयोग में से कोई नहीं। तो देखिए, सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर हुए। अब्दुल हलीम जाफर हुए, लेकिन उन्हें शाहिद परवेज के नाम से भी जाना जाता है। और ये इमदाद खानी घराने से एक संबंधित
भारतीय शास्त्रीय सितार वादक है? इमदाद खानी। इमदाद खानी घराना, इमदाद खानी घराना के ये सितार वादक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्टाफ नोटेशन में 4 श्रुतियों के अंतराल को क्या कहा जाता है? स्टाफ नोटेशन में 4 श्रुतियों के अंतराल को क्या कहा जाता है? माइनर स्वर कहा जाता है, सेमी स्वर कहा जाता है, या मेजर स्वर कहा जाता है? तो देखिए, स्टाफ नोटेशन में 4 श्रुतियों के अंतराल को मेजर स्वर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, म प ध ग रे सा म किस राग के बोल हैं? म प ध ग रे सा म किस राग के बोल हैं? तो देखिए, बागेश्वरी, बिहाग, काफी, उपयुक्त में से कोई एक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बिहाग राग के बोल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, बिहाग राग अत्यंत ही प्रचलित और मधुर राग है, और इसमें स्वर समुदाय रागवाचक होते हैं, और अवरोह में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। तीव्र मध्यम का प्रयोग मध्यम सूद के साथ किया जाता है, यानी दोनों को थोड़ा मिड लेकर प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राग में गौधा स्वरों का आंदोलन महत्वपूर्ण है? किस राग में ग और ध स्वर का आंदोलन महत्वपूर्ण है? तो उत्तर हो जाएगा जौनपुरी, दरबारी, या तोरी, या उपयुक्त में से कोई एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा राग जौनपुरी में ग और ध स्वर का आंदोलन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दिन के रागों में अति मधुर व विशाल स्वर संयोजन वाला सर्वप्रिय राग है जौनपुरी, और अति मधुर व विशाल स्वर संयोजन वाला सर्वप्रिय राग है। यह रे 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 म म रे रे म म प स्वर अधिक प्रयोग में आते हैं, और ध म प ग इन स्वरों को मीट के साथ लिया जाता है। इसमें ध म प ग को मीट के साथ प्रयोग किया जाता है, और इस राग में धैवत तथा गंधार स्वरों को आंदोलित करने से राग का माधुर और भी बढ़ता है, यानी सुंदरता और भी बढ़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब करना महत्वपूर्ण है। और मैं जाते जाते एक मोटिवेशन लाइन देना चाहूँगा कि लगा रहा हर वक्त परिस्थितियाँ बदलने को गालिब, लगा रहा हर वक्त परिस्थितियाँ बदलने को गालिब, और जिस वक्त मन स्थिति बदली उसी वक्त परिस्थितियाँ भी बदल जाएगी। तो अपने हालात को ठीक करने के लिए और अपने परिस्थिति को बदलने के लिए आप सभी संगीत शिक्षक बनने के लाइन में, यानी कतार में खड़े हैं, तो आप समय को व्यर्थ न करते हुए इस चैनल को .live+education चैनल को वॉच करें, और आपकी जो भी क्वेश्चन होगी वो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करेंगे, मैं प्रयास करूँगा उसका जवाब देने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।